Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में प्रसूति तंत्र के अंतर्गत गर्भ विज्ञानी अध्याय जो है उसके बारे में देखेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग आपरा, ठीक है, अपरा यानी प्लेसेंटा। महिलाओं के गर्भ में जो प्लेसेंटा होता है उसका क्या काम होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, और शिशु जन्म के बाद जो आपरा जो प्लेसेंटा अंदर रह जाता है और वो बाहर नहीं निकलता है, उस बीमारी को अपरा संघ कहते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अपरा का गर्भ के समय क्या काम होता है, किस प्रकार से अपरा गर्भ के पोषण में हेल्प करती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो प्रसूति तंत्र है उसमें अलग अलग वर्णन किया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपरा को एक जगह पे कंपाइल करके बताया है। इसमें हम लोग अपरा निर्माण कैसे होता है, इसका गर्भ में किस प्रकार से यह कार्य करता है, और इसके असामान्यता या इसमें बोला जाए कि इसके कारण से जो गर्भ है या स्त्री है उसमें किस प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपरा संघ एक मुख्य व्याधि है, ठीक है। मुख्यतः हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपरा निर्माण। अपरा का निर्माण मतलब अपरा को कई जगह पे जरायु भी बताया गया है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो आचार्य सुश्रुत ने शिशु संहिता शारीरिक स्थान के चौथे अध्याय में बताया है कि गर्भाधान हो जाने पर गर्भ द्वारा आर्तव व स्रोतस के मुख अवरुद्ध हो जाते हैं, इसलिए गर्भाधान के बाद आर्तव नहीं दिखाई देता, ठीक है। तत्पश्चात अधो मार्ग से प्रहरित हुआ आर्तव ऊपर के भाग में जाकर एकत्रित हो जाता है और वह आपरा के नाम से कहा जाता है। मतलब कि गर्भ धारण जब होता है तो उस समय आर्तव व स्रोतस जो होते हैं, जो स्त्री के जो कहा जाए कि जो यूट्रस होता है, जो स्त्री का जो यूट्रस होता है उसमें गर्भाधान के बाद उसमें जो आर्तव व स्रोतस होता है उनका मुख बंद हो जाता है। आर्तव निकल नहीं पाता है, जिसके कारण जो आर्तव है यह अधो मार्ग से प्रहरित हुआ आर्तव ऊपर के भाग में चला जाता है, ठीक। और जब यह ऊपर के भाग में एकत्रित हो जाता है उसे, इसी पे आचार्य डल्हण की बात की जाए तो उन्होंने भोज वाक्य उद्धत करते हुए रक्त से जरायु तथा रस से गर्भ की नाभि नाड़ी की उत्पत्ति मानी है, ठीक। क्योंकि उनके कथन अनुसार गर्भ रस एवं रक्तवाहिनियों दोनों का ही अवरोध कर देता है। आचार्य वाग्भट्ट जी ने महर्षि सुश्रुत के ही कथन का शब्द भेद से वर्णन करते हुए आपरा के अन्यों के द्वारा कहा जाने वाला जरायु नाम भी दिया है। और आज टीकाकार इंदु की बात की जाए तो इन्होंने आहार परिणाम का भी प्रभाव आपरा निर्माण में माना है। ये हो गया आपरा निर्माण। तो आपरा का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो मुख्यतः देखा जाए कि गर्भाधान हो जाने पर गर्भ जो है वो आर्तव स्रोतसों के मुख को बंद कर देता है, जिससे जो आर्तव है वह गर्भ मतलब यूट्रस में प्रवेश नहीं कर पाता या दिखाई नहीं देता है, जिससे वह अधोमार्ग से प्रहरित हुआ ऊपर भाग में जाकर एकत्रित हो जाता है और ऊपर भाग में आपरा के नाम से जाना जाता है। और ये शरीर में और ऊपर की ओर चला जाए तो उससे जो स्त्री में स्तन्य की उत्पत्ति होती है, मतलब दुग्ध की उत्पत्ति होती है। ये हो गया आपरा निर्माण। फिर इसके बाद देखते हैं कि आपरा का महत्व क्या होता है गर्भ के समय। तो गर्भ धारण के पश्चात जो गर्भ होता है उसमें जो आहार है या जो पोषक तत्व है उनका प्रवाह जो है वो आपरा के द्वारा ही, नाभि नाल के द्वारा, आपरा और नाभि नाल के द्वारा ही जो शिशु है उसको मिलता है। ये हो गया आपरा का महत्व, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जब प्रसव हो जाता है, ठीक है, जब महिला जो है वो शिशु को जन्म दे देती है, माँ शिशु को जन्म देती है, उसके बाद आपरा का क्या होता है। तो आपरा जो है वह मुख्यतः देखी जाए तो आपरा का भी शिशु के जन्म के कुछ समय पश्चात जो है वह पतन हो जाता है, ठीक। तो अगर स्वाभाविक आपरा पतन की बात की जाए तो महर्षि चरक ने लिखा है कि जब प्रसव हो जाए तो कोई स्त्री ध्यान से देखे कि आपरा बाहर आ गई है या नहीं।
इस बात का उल्लेख आचार्य चरक ने शारीरिक स्थान के 8वें अध्याय में किया है। अष्टांग संग्रहकार की बात की जाए तो उन्होंने शारीरिक स्थान के 2 अध्याय में इसका वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि प्राकृतिक प्रसव की परिभाषा में अवाक शिर और गर्भ प्रसव के पश्चात मात्र हृदय से च्युत अपरा निर्गम की प्रकृति व अन्य विकृति माना है। मतलब कि अगर अवाक शिर गर्भ प्रसव के पश्चात, ठीक है, गर्भ में मतलब इस जन्म के पश्चात मात्र हृदय से च्युत अपरा निर्गमन, ठीक है, जो अपरा है अगर वो सामान्य रूप से बाहर आ जाए तो उसे प्राकृतिक माना है, और वह नहीं आती है बाहर अपरा, तो अब अगर पतित नहीं होती तो उसे विकृति माना है। महर्षि काश्यप ने भी काश्यप संहिता खिल स्थान के 11वें अध्याय में इस बात का वर्णन किया है कि अपरा निर्गमन के पश्चात ही उसे सूतिका वर्णित किया जाता है, सूतिका के नाम से जाना जाता है। ये हो गया स्वाभाविक अपरा पतन। तो स्वाभाविक अपरा पतन में क्या होता है कि जो शिशु के जन्म के कुछ समय पश्चात ही अपरा अपने आप बाहर आ जाती है, और यही स्वाभाविक अपरा पतन है। इसके अलावा और भी कोई जो संभावना या घटना होती है, जैसे अपरा का बाहर नहीं आना या फंस जाना, तो इन सबको विकृतियों के अंतर्गत माना गया है। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं अपरा अगर पतन नहीं होता, अपरा बाहर नहीं आती है गर्भ से, सो उसके बाद उस पर किस प्रकार के उपद्रव उत्पन्न होते हैं या किस प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अगर मॉडर्न में देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। आचार्य चरक ने शरीर स्थान के 8वें अध्याय में बताया है, ना निकली हुई अपरा, मतलब कि अगर अपरा बाहर नहीं निकली है तो वह वात, मूत्र, पुरुष आदि सभी बहिर्मार्ग से निकलने वाले मलों को अंदर रोक देती है। तो अन्य जो अगर अपरा बाहर नहीं आई है तो और भी जो मल हैं जो बाहर आते हैं शरीर से वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, इसी पे आचार्य चक्रपाणी ने टीका करते हुए लिखा है कि बहिर्गमनशील पुरुष आदि अभ्यंतर प्रदेश में संसक्त हो जाते हैं। ठीक है, अभ्यंतर प्रदेश मतलब कोष्ठांतर्गत। तो आचार्य सुश्रुत ने लिखा है कि न गिरी हुई अपरा अनाह, आदमान आदि रोगों को उत्पन्न करती है। आचार्य भाव मिश्र और योग रत्नाकर ने लिखा है कि यदि प्रसूता स्त्री के जठर से अपरा नहीं पतित होती तो वह शूल, आदमान तथा अग्निमांद उत्पन्न कर देती है। तो कौन कौन से उपद्रव मुख्य रूप से उत्पन्न हो सकते हैं? अनाह, आदमान, शूल और अग्निमान। और क्या, जो स्रोतसों से या जितने भी प्रकार के बहिर्मार्ग हैं उनसे जो मल बाहर आता है, ठीक है, उसको वो जो है वो शरीर के अंदर रुक जाता है। ठीक है, वह अभ्यंतर प्रदेश में संसक्त हो जाता है। ठीक, सो ये हो गया अपरा पतन ना होने से उपद्रव। और अपरा पतन ना होने की कंडीशन को ही अपरा संग कहते हैं। सो मुख्य रूप से अगर अपरा पतन नहीं हो रही है तो इस कंडीशन को अपरा संग कहा जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं अपरा संग की चिकित्सा। सो अष्टांग हृदय शारीरिक स्थान के 90वें श्लोक में बताया गया है कि तत्संगे कि अपरा संग का जो मुख्य कारण होता है वो वायु होती है, मतलब वात होता है। अतः वात पर विजय कर लेने से या शांत कर लेने से अपरा तुरंत ही निकल जाती है। तो अपरा जो है वो अपरा संग का जो मुख्य कारण होता है वो वायु होती है। ठीक, और मतलब वात होता है। तो अतः वात विजय कर लेने से या शांत कर लेने से अपरा तुरंत ही बाहर निकल जाती है। सो अपरा संग का जो मुख्य कारण है वो वात के कारण उत्पन्न होता है, और अगर वात की शांति कर दी जाए शरीर में तो अपरा तुरंत ही निकल जाती है। सो इसके ये हो गया इसका चिकित्सा सिद्धांत। तो चिकित्सा सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से वात की शांति या वात पे विजय प्राप्त कर लेना है। ठीक, अब इसके क्या क्या उपचार हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाह्य उपचार। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल मैनिपुलेशन ऑफ प्लेसेंटा एक्सपल्शन। तो अगर बाह्य उपचार की बात की जाए तो दक्षिण हस्त से नाभि के ऊपर बलपूर्वक दबाकर बाएं हाथ से पीठ को पकड़कर हिलाएं। जो माँ है या जो स्त्री है उसकी बाहुओं को ऊपर उठाकर उसे खूब कपाएं या हिलाएं। अगर दूसरा मेथड देखा जाए तो पानी से श्रोणी को कूटें, अर्थात बार बार दबाव डालें। पानी नहीं है, ये पार्षणी है। ठीक है, पार्षणी है। पार्षणी से श्रोणी को कूटें, अर्थात बार बार दबाव डालें। मतलब कि The attendant should strike or compress repeatedly the pelvis of delivered woman by her heels. अगर तीसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो दोनों स्फिगो को पकड़कर भली भांति या कस कर दबाएं।
होल्डिंग हर बाई बोथ द लिप्स वायलेंट कंप्रेशन शुड बी डन। ठीक। चौथा अगर स्टेटमेंट देखें तो बालों की वेणी अथवा बाल लिपटी हुई उंगली से कंठ एवं तालू को स्पर्श करें। होल मतलब कि थ्रोट एंड पैलेट शुड बी टच्ड विद ब्रेड ऑफ हेयर और अ फिंगर रैप्ड विद हेयर। पांचवा देखें तो स्त्री की योनि को तैलाक्त कर पश्चात उसके पांवों को पीड़न कर एवं उसे बार बार हिलाकर अथवा असंपिंडिका की तरह पीड़न करके आपरा का पतन कराएं। ठीक है। आफ्टर ओलिएटिंग द वेजाइना मतलब कि तैलाक कर दिया, ठीक है, प्रॉपरली एंड कंप्रेसिंग हर फ्लैंक शी शुड बी गिवन वायलेंट जर्क और एल्स इट मतलब यूट्रस शुड बी कंप्रेस्ड जस्ट लाइक शोल्डर एंड प्लेसेंटा। से हो गया बाह्य उपचार। फिर इसके बाद देखते हैं बाह्य उपचार में किस प्रकार की औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। बाह्य उपचार में औषधि प्रयोग के अंतर्गत सबसे पहले आता है योनि में धूपन मतलब फ्यूमिगेशन इन वेजाइना। पहला जो है वो है भोजपत्र या कांचमणि एवं सर्प निर्मोक। तो सर्प निर्मोक मतलब कि स्लफ ऑफ स्नेक मतलब जो सांप की केचुली होती है उसका प्रयोग, इससे धूपन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है भोजपत्र या गुगलू। तीसरा है शाली मूल साधित घृत से योनि का अभ्यंग कर कटु का लाबू, जालिनी, निम्ब एवं सर्प निर्मोक का धूपन। ठीक है। चौथा है कटु का लाबू कृतवेधन षटसप सर्प निर्मोक मतलब सांप की केचलू अथवा केवल सर्प निर्मोक को कड़वे तेल में मिलाकर धूपन। ठीक है। देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से सर्प निर्मोक का बहुत जगह उल्लेख आया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए कि योनि में धूपन किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है। भुर्ज, लांगलिकी, तुम्बी, सर्पत्वक वही सर्प निर्मोक जिसे कहते हैं, कुष्ठ, सरसप सभी से पृथक पृथक दो दो अथवा सभी को मिलाकर धूपन देना। से हो गया योनि में कौन कौन सी औषधियों से साधित धूपन किया जा सकता है। फिर इसके बाद देखते हैं योनि में लेपन या पूरण। ठीक है, मतलब एनॉइंटमेंट और फिलिंग इन वेजाइना। तो इसमें हम लोग कटु कालाबू, जालिनी, निम्ब और सर्प निर्मोक के कल्क को कड़वे तेल में मिलाकर योनि को तैलाक्त करके लेप करें। तो फिर से यहाँ पे सर्प निर्मोक का उल्लेख हुआ है। गुड़, शुंठी का कल्क से लेप करें। ठीक है, यहाँ पे शुंठी और गुड़ के कल्क का लेप का बताया है। उमा तथा शालमली निर्यास को घी के साथ मिलाकर योनि में पूरण कर हिलाएं। या फिर भुर्ज, लांगली, तुम्बी, सर्पतक, कुष्ठ एवं सरसप सभी के पृथक पृथक या दो दो अथवा सभी को मिलाकर जिस प्रकार से हमने धूपन दिया था, इन्हीं औषधियों को लेकर के इनका योनि में लेपन कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया योनि में लेपन या पूरण। फिर इसके बाद देखते हैं शरीर के अन्य अंगों में लेपन या अनुसेचन की अगर बात की जाए, मतलब कि अदर बॉडी पार्ट्स की बात की जाए, तो इसमें लांगली मूल कल्क को हाथों एवं उदर अथवा हाथ पैर में लेप कर सकते हैं। ठीक है। महावृक्ष के अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो महावृक्ष के शीर को मूर्धा में अवसेचन करें। ठीक, मतलब मूर्धा का मतलब शीर होता है। ठीक है, और महावृक्ष मतलब सेहुंड। ठीक है। फिर अगर हिरण्य पुष्पी मूल, सुवरचला तथा विशल्या का हाथ या पैर पर धारण करें। निर्मोक, कटु कालाबू या फिर कट कालाबू, कृतवेदन एवं सरसप के कल्क का मतलब कि हाथ या पैर पर लेपन कर सकते हैं। योनि में पिचु धारण की अगर बात की जाए तो शतपुष्पा, कुष्ठ, मदन फल तथा हिंगू से साधित तैल का पिचु धारण कर सकते हैं। ठीक, सही हो गया औषधि प्रयोग। फिर इसके बाद देखते हैं बस्ती प्रयोग। ठीक है, तो शरीर में कौन कौन सी बस्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बस्ती की बात की जाए तो हम तीनों प्रकार की बस्तियां दे सकते हैं, अनुवासन, अस्थापन और उत्तर बस्ती। तो अगर अनुवासन बस्ती की बात की जाए तो पिचु के अंतर्गत वर्णित तैल से अनुवासन बस्ती थी। तो पिचु के अंतर्गत कौन कौन से तेल का वर्णन था, कौन कौन सी औषधि का वर्णन था, शतपुष्पा, कुष्ठ, मदन फल तथा हिंगू का वर्णन था। तो उसी से अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद शिग्रु, सामुख, मरीच, अजाजी एवं चित्रक के कल्क का तथा क्षीर एवं गोमूत्र से साधित कटु तैल के अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ अगर आस्थापन बस्ती की बात की जाए
सिद्धार्थक, कुष्ठ, लांगली तथा महावृक्ष के क्षीर से मिश्रित सुरामंड से आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। शाल्मली व्रंत को अच्छी प्रकार शून्य करके पंचमूल कषाय में मर्दन करके छानकर फल आदि द्रव्य एवं स्नेह को भली भांति मिलाकर आस्थापन दे सकते हैं। शतपुष्पा वचा कुष्ठ कणा एवं षट्सप के कल्क में स्नेह एवं लवण मिलाकर निरोह बस्ती दे सकते हैं। ठीक है, और ऐसा करने से आपरा शीघ्र ही निकल जाती है। सो ये हो गया आस्थापन बस्ती। इसी के साथ अगर हम उत्तर बस्ती की बात करें तो उत्तर बस्ती में सिद्धार्थक आदि गण से साधित तैल की उत्तर बस्ती दे सकते हैं। तो सिद्धार्थक आदि गण के अंतर्गत सिद्धार्थक, कुष्ठ, लांगली, महावृक्ष, क्षीर आदि जो औषधियाँ हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, इनसे साधित तैल की उत्तर बस्ती दे सकते हैं। फल, जिमुतक आदि और आस्थापन अंतर्गत जो औषधि हैं उनमें जो वर्णित द्रव्य हैं उनसे साधित कटु तैल की उत्तर बस्ती दे सकते हैं। ठीक है, शतवाह, शरसप, अजाजी, शिग्रु, तीक्ष्ण, चित्रक, हिंगु, कुष्ठ, मदन फल तथा मूत्र एवं क्षीर से सिद्ध सरसों के तैल से योनि में बस्ती दे सकते हैं। ठीक है, तो मूत्र का मतलब गोमूत्र और क्षीर से गोक्षीर का जो ग्रहण है वो करना चाहिए। से हो गया बस्ती प्रयोग। ठीक है, अगर आपरा संघ की स्थिति है तो उसमें किस प्रकार की बस्ती का प्रयोग किया जाता है ये है। सो आई होप आपको ये उत्तर बस्ती और आस्थापन और अनुवासन बस्ती समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं अभ्यंतर औषधि प्रयोग, मतलब ओरल मेडिकेशन फॉर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। सो अगर अभ्यंतर औषधि प्रयोग की बात की जाए तो गुण एवं शुंठी का कल्क खाने को दे। कुष्ठ एवं लांगली मूल के कल्क को मध्य या मूत्र के साथ पीने को दे। तो मूत्र का उल्लेख गोमूत्र से लिया जाता है। ठीक है, शाल मूल अथवा पिपल्यादि गण के कल्क को मध्य के साथ पीने को दे। सो आपके लिए क्वेश्चन है कि पिपल्यादि गण के अंतर्गत कौन कौन सी औषधियाँ आती हैं, कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, उनका नाम बताएं आप कमेंट बॉक्स में। सो उनका आप कमेंट बॉक्स में नाम बताएं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्या है योग। पिपली, एला, कोल, विड, चवित, चित्रक एवं उपकुंजिका के कल्क को दें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ एवं एला के कल्क को सूरा के साथ दें। अर्क एवं अलर्क के कषाय को सूरा मिश्रित करके पीने को दें। ठीक है, और वत्सक आदि चूर्ण को मध्य के साथ दें। ठीक है, सो जैसे कि धूपन की बात हमने की थी तो उसमें जो सांप की केचुली थी, जो सर्प का त्वक था, सांप की केचुली थी, उसका उल्लेख बार बार आ रहा था। इसी तरह से अगर अभ्यंतर औषधि की बात की जाए तो इसमें मध्य का बार बार उल्लेख आ रहा है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर कुछ भी ना है तो आप ये कम से कम एटलीस्ट लिख सकते हैं। ठीक, इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो कुष्ठ एवं तालीस पत्र के कल्क को बलवज के यूष अथवा मैरेय एवं तीक्ष्ण सुरामंड अथवा कुलथ यूष एवं मंडूक पर्णी एवं पिपली के क्वाथ के साथ मिलाकर पीने को दे सकते हैं। इन सब के द्वारा भी अगर जो है आपरा का निष्कासन नहीं हो रहा है तो आपरा का हस्त के द्वारा निष्कासन करना चाहिए, मतलब मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। तो अगर ये जितनी भी विधियां अभी बताई गई हैं आपरा संघ की स्थिति में, अगर वो सब असफल हो जाती हैं तो तभी हाथ वाली विधि का उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए कटे हुए नाखून और स्निग्ध हाथ से नाल का अनुसरण करते हुए अपहरण करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हाथ को योनि में अंदर प्रविष्ट करा के आपरा का धीरे से अपहरण करना चाहिए। ठीक है, सो अगर इंग्लिश मतलब देखा जाए तो lubricated hand having nails already trimmed should be inserted following umbilical cord and placenta delivered। सही हो गया आपरा का हस्त निष्कासन। अगर इन सभी चीज़ों को देखा जाए, ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स हमने आपरा संघ की स्थिति में पढ़ा, तो जितने भी विधियां हैं या क्रियाकलाप हैं जिनको अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो पहला जो है वो उदर गुहांतर्गत भार वृद्धि कराकर, मतलब कि इंक्रीजिंग इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, दूसरा है गर्भाशय को संपीड़न करके या फिर यूट्रस को कंप्रेस कर दिया जाए।
तीसरा जो है गर्भाशय मांसपेशी संकोच बढ़ाकर, मतलब मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ाकर, ठीक। और चौथा मैनुअल रिमूवल जो हस्त निष्कासन है। सो उदर गुहा भार वृद्धि कराकर के अंतर्गत है, मतलब कि जो वेड़ी से कंठ स्पर्श, मतलब कि कास उत्पन्न कराना, स्फिक दबाना आदि बाह्य उपचार इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक। जैसे टचिंग ऑफ पैलेट और थ्रोट विद ब्रेड ऑफ हेयर और फिंगर रैप्ड विद हेयर में प्रोड्यूस इंस्टेंटेनियस कफ, 10 में सडनली इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, मतलब कि जब खांसी उत्पन्न होती है उससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। और उसी के साथ ही साथ जो कंप्रेशन होता है हिप या फिर वॉलेंट जर्क होता है, उससे भी जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हो वो इंक्रीज हो सकता है, जिसके कारण जो प्लेसेंटा का है वो एक्सपल्शन हो सकता है। गर्भाशय को संपीड़न करके अगर देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो कंप्रेसिंग या गर्भाशय को दबाने से नाभि के ऊपर दबाव भी गर्भाशय को संपीड़न कर अपरा पतन में सहायक होता है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। गर्भाशय मांसपेशी का संकोच बढ़ाने की बात की जाए तो जैसे योनि धूपन हो गया, पिचू हो गया, विभिन्न बस्तियां हो गई, अभ्यंतर प्रयुक्त औषधियां इस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। सिर में अवसेचन एवं हाथ पैर आदि में आलेपित औषधियों की क्रिया विधि के बारे में उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा संभव हो सकता है कि किसी प्रत्यावर्तित क्रिया द्वारा जो मानसिक प्रभाव है उसके कारण जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है माइंड में, उसके मार्ग से पश्चिम पीयूष ग्रंथि के स्त्राव का निष्क्रमण होकर अपरा पतन होता हो। उदर में आलेपित औषधियां संभवतः उदर की पेशियों की क्रियाशीलता बढ़ाकर एवं उदर गुहांतर्गत भार वृद्धि कर अथवा प्रत्यावर्तित क्रिया द्वारा अपरा पतन में सहायक हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जो चौथा मेथड आता है वो होता है हस्त निष्कासन। अगर सभी विधियां असफल होती हैं तो हाथ का प्रवेश कराकर अपरो को निकालना अंतिम उपाय माना जाता है, ठीक। और अपरा निकलना अगर आज के समय में देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी होता है, और इससे एक अगर ये उचित रूप से नहीं निकली तो एक जो माँ है जो उसको बहुत ही गंभीर इमरजेंसी कंडीशन उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं PPH, पोस्ट पार्टर हेमरेज। ये कंडीशन भी उत्पन्न हो सकती है, जिसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने वीडियो बनाई है, उस पर उपलब्ध है। सो उसका लिंक भी मैं डाल दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन होती है डिलीवरी के बाद, और इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। सो ये हो गया अपरा के बारे में, और ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।